नमस्कार सभी को। SKU की डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की शिक्षा शास्त्र विभाग से मैं डॉक्टर सचिन व्यास आप सभी के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, माइक्रो टीचिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। ये BA, B.Ed या BSc B.Ed के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि B.Ed हो या BA B.Ed या BSc B.Ed, सभी कोर्सेज़ में आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है और इंटर्नशिप के दौरान आपको माइक्रो टीचिंग की प्रक्रिया से आपको ज़रूर गुजरना ही पड़ेगा। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? अक्सर आप लोगों ने अभी तक सुना होगा नाम कि माइक्रो टीचिंग हो रही है, माइक्रो टीचिंग हो रही है। तो माइक्रो टीचिंग क्या कहलाती है, इसे कैसे किया जाता है या किस तरीके की प्रक्रिया होती है, इसको हम आज जानेंगे, समझेंगे कि क्या है ये। तो आइए शुरू करते हैं। माइक्रो टीचिंग यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आप ध्यान दीजिए कि सूक्ष्म और शिक्षण, यानी कि दो शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं, एक सूक्ष्म और शिक्षण। सूक्ष्म का अर्थ है, आप लोग जानते ही हैं, सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा। और शिक्षण क्या है? पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि शिक्षण कहलाता क्या है। तो शिक्षण वो होता है जिसमें सीखने या सिखाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि ज्ञान का बोध कराया जाता है या ज्ञान का स्थानांतरण किया जाता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपको ज्ञान का स्थानांतरण किया जाता है या ज्ञान का बोध कराया जाता है, उसको हम क्या है? शिक्षण कहते हैं। यह त्रिआयामी प्रक्रिया होती है, यानी कि इसमें 3 घटकों का प्रयोग होता है। 3 लोगों का होना बहुत ही आवश्यक होता है इसमें। पहला आपका अध्यापक, दूसरा आपका छात्र, यानी 2 लोगों का होना कंपलसरी है। कम से कम 2 लोग होंगे तभी कोई इंटरेक्शन होता है आपस में। तो छात्र हो गया, अध्यापक। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए एक बीच की कड़ी होती है, उसे कहते हैं हम करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम दिया हुआ होता है, जो एक अध्यापक छात्र को स्थानांतरित करता है, उसको समझाता है या उसको सिखाता है या उसके विषय वस्तु के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। तो ये बात हो गई सूक्ष्म शिक्षण की। तो सूक्ष्म शिक्षण आप समझ गए होंगे कि एक छोटा शिक्षण। अब यहाँ बात आप करेंगे कि एक आया छोटा शिक्षण क्या होता है। मतलब इसका ये होता है, सूक्ष्म का मतलब यहाँ पर कि जो आप शिक्षण कर रहे हैं या जो शिक्षण की प्रक्रिया आप कर रहे हैं, उसको क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके उस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। क्योंकि वास्तविक कक्षा में जब एक नया अध्यापक जब वास्तविक कक्षा में जाता है, तो क्या है कि नए नए लोगों के साथ मिलता है। 30-40 बच्चों की एक क्लास होती है, तो उसमें क्या है कि अपने आप को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके लिए। इसी प्रक्रिया के लिए एक अध्यापक को पहले से तैयार करने की जो तकनीक होती है, वो सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि सूक्ष्म शिक्षण क्या कहलाता है। अब आइए अब बात करते हैं कि एक सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी। तो अमेरिकी एक विश्वविद्यालय है स्टैनफोर्ड, तो वहाँ का एक छात्र था कीथ एचिसन। कौन था? कीथ एचिसन, जिसने 1961 ईस्वी में एक शोध कार्य किया। तो उसका विषय यही था सूक्ष्म शिक्षण, क्योंकि उसको नाम नहीं दिया गया था उस टाइम पे सूक्ष्म शिक्षण, लेकिन उसने इस विषय पर शोध कार्य प्रारंभ कर दिया था। उसका नाम था कीथ एचिसन 1961। इस बात को आपको विशेष याद रखना, कीथ एचिसन 1961। तो इसमें उसके जो सुपरवाइजर थे वो थे D.W. एलन। तो उनके सुपरविजन में उसने इस विषय पर शोध कार्य करना प्रारंभ किया। तो 1963 ईस्वी में जो इनके सुपरवाइजर महोदय थे D.W. एलन, उन्होंने इसको नाम दिया सूक्ष्म शिक्षण। यानी जिस विषय पर वो शोध कार्य कर रहा था, उसको नाम किसने दिया? उसके सुपरवाइजर D.W. एलन ने। क्या नाम दिया? सूक्ष्म शिक्षण। इसीलिए जो माइक्रो टीचिंग का जन्मदाता कहा जाता है या सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता कहा जाता है, वो D.W. एलन को कहा जाता है, ना कि कीथ एचिसन को। इसमें अक्सर क्या है, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि
जब पूछा जाता है परीक्षा में कि सूक्ष्म शिक्षण का जनक कौन है, तो कीथ एचिसन और DW में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि जब अगर फाउंडर पूछा जाता है, जनक पूछा जाता है, तो आपको क्या 1963 में इसका जनक किसको बताना है? DW एलन को। ठीक है, ये भी थी बात इसके इतिहास की। अब आइए इसकी परिभाषाएं कुछ दी गई हैं जिस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। पहली परिभाषा जो है DW एलन, जो कि इसके फाउंडर हैं, जो कि इसके जनक है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, वो क्या बता रहे हैं माइक्रो शिक्षण को, किस तरीके का बताया उन्होंने। तो उनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि सूक्ष्म शिक्षण को यानी कि समस्त शिक्षण को, जो समस्त शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसको क्या है? लघु क्रियाओं में यानी छोटी छोटी क्रियाओं में, छोटे छोटे स्टेप्स में विभाजित करके उसको संपूर्ण किया जाता है, तो उसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। अच्छा, शिक्षण जो होता है, शिक्षण क्या है? थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे शिक्षण पे। एक चीज और रह गई थी, शिक्षण क्या है? शिक्षण स्किल होती है, क्या? कौशल, जिसको बोलते हैं हिंदी में कौशल। तो शिक्षण क्या है? कौशल है। और कौशल जो क्या है, हर किसी के पास शिक्षण का कौशल नहीं होता है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारे कौशलों का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षण के अंदर बहुत सारे कौशल हैं, तो हर किसी के पास ये कौशल नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छा विद्वान व्यक्ति एक बहुत अच्छा शिक्षक हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अगर उसके अंदर इन तमाम प्रकार के कौशलों की कमी है या इन कौशलों में दक्षता प्राप्त नहीं है, तो वो एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। तो शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक स्किल है, जिसको डेवलप किया जा सकता है, जिसको अभ्यास के माध्यम से डेवलप किया जा सकता है। इसीलिए जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जो उनमें क्या है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आपने नाम सुना होगा कि ट्रेनिंग चल रही है टीचर्स की, तो ट्रेनिंग के अंदर क्या है? प्रशिक्षण दिया जाता है। और वो प्रशिक्षण क्या है का होता है? आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने का। यानी कि जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि अपने समाज को, अपने देश को बेहतर शिक्षण प्राप्त हो सकें। ठीक है, तो ये बात आ गई शिक्षण की। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि शिक्षण क्या है। अब दूसरी परिभाषा जो है BM शोर के अनुसार, BM शोर महोदय जो थे, उन्होंने शिक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किया, आइए देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पर BM शोर जी लिख रहे हैं कि कम अवधि, यानी कि जो टाइमिंग होती है सूक्ष्म शिक्षण की, माइक्रो टीचिंग की, वो भी टाइमिंग बहुत छोटी सी रखी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 5 या 10 मिनट की एक अवधि रखी जाती है एक लेक्चर की आपकी। तो कम अवधि हो गई और कम शिक्षण क्रियाएं, यानी कि जो आपकी शिक्षण की क्रियाएं होंगी वो भी बहुत कम होती हैं। यानी कि आपकी जो विषय वस्तु होगी वो भी बहुत छोटी रखी जाती है। टाइम आपको हो ही गया है कि टाइम भी आपको कम रखना है। जो छात्र होते हैं आपके सामने वो भी आपको 5 या 7 छात्र ज़्यादा से ज़्यादा रखे जाते हैं, वो भी आपके साथी ही होते हैं। जो आपके साथ छात्र अध्यापन कर रहे हैं, जो आपके साथ कोर्स कर रहे हैं, B.Ed का हो या BA B.Ed का, तो उन्हीं साथियों को आपको आपके सामने बिठा दिया जाता है छात्र बनाकर। तो आपको पढ़ाना भी उन्हीं को होता है। और आपका एक सुपरवाइजर होता है, जो आपका टीचर होता है, जो आपको ट्रेनिंग करा रहा होता है, वो आपके जस्ट सामने बैठा होता है। वो आपका सुपरविजन करता है कि आप जिस कौशल को लेकर के पाठ्य योजना बनाई है आपने, जो आप लेक्चर दे रहे हैं, तो उसको वह सुपरवाइज करेगा आपकी। फिर वो उसमें कमियां बताएगा, आपको सुझाव देगा कि आपको क्या सुधार करने की और आवश्यकता है। तीसरी परिभाषा यहाँ पे है एलन एवं ईप के अनुसार, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सत्र है। यानी कि जो आप अभ्यास कर रहे हैं वो नियंत्रित होता है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दिशाओं में सीखना संभव है। यानी कि जो कंडीशंस होती हैं वो सारी कंडीशंस कंट्रोल्ड होती हैं, वो नियंत्रण में, आपके नियंत्रण में होती हैं। आपको 5 या 7 छात्रों को बिठाना है तो वो भी आपके नियंत्रण में है। 5 से 7 मिनट का लेक्चर लेना या 5 से 10 मिनट का लेक्चर लेना, विषय वस्तु आपके हिसाब से होती है। तो सारी क्या नियंत्रित दिशाएं होती हैं जिसमें माइक्रो टीचिंग संपन्न कराई जाती है।
आइए बात करते हैं अब इनके कंपोनेंट्स पर, इनके घटक पर, यानी कि माइक्रो टीचिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कौन कौन से घटक हैं जिनका ध्यान माइक्रो टीचिंग शिक्षण के दौरान करना पड़ता है या जिनका ध्यान आवश्यक होता है। पहला है पूर्व ज्ञान से संबंधित कथन, यानी कि जो छात्र होते हैं उनका पूर्व ज्ञान कितना है, छात्रों का पूर्व ज्ञान कितना है वो आपको अवश्य पता होना चाहिए। उनसे संबंधित प्रश्न करेंगे, वो प्रश्न इसलिए किए जाते हैं ताकि बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। जिस चीज़ के बारे में बच्चों को पता होगा, अगर उससे संबंधित प्रश्न आप पूछेंगे तो बच्चे क्या है, उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उनको जो पूर्व ज्ञान होता है उससे संबंधित कथन उससे पाठ्य योजना में जरूर रखे जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर है विषय वस्तु या उसके उद्देश्यों से संबंधित कथन, यानी कि अब जो आपने विषय वस्तु पढ़ाने के लिए रखी हुई है उसका उद्देश्य क्या है। जो भी आप टॉपिक क्लास में लेकर जाते हैं उसका एक उद्देश्य होता है, तो वो उद्देश्य निश्चित तौर पर आपको छात्रों को बताना होता है ताकि छात्र ये समझ सकें कि आज हम जो प्रकरण पढ़ने वाले हैं उसका उद्देश्य क्या होगा। तीसरा है कथनों में श्रृंखलाबद्धता, यानी कि जो भी आप कथन वहां पर रख रहे हैं वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए। अगर उनका सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो क्या है कि बच्चे का ध्यान उसमें से भटकना चालू हो जाता है। तो सीक्वेंस एक बंधा रहता है तो बच्चों का ध्यान बराबर से उस पर बना रहता है। फिर है छात्रों में प्रेरणा व रुचि पैदा करने की क्षमता, यानी कि आपकी जो विषय वस्तु है, आपके पढ़ाने का जो तरीका है या जो पाठ्य योजना जो आपने बनाई है वो किस तरीके की होनी चाहिए, उनमें रुचि पैदा कर सकें, उनमें एक इंटरेस्ट पैदा कर सकें। अगर आपने एक ऐसा टॉपिक लिया जो छात्रों को इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है तो क्या है कि उसमें क्या उनका अटेंशन जो होगा वो उस टॉपिक से दूर चला जाता है। तो इसीलिए क्या है कि जो टीचिंग के दौरान हम टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि सहायक शिक्षण सामग्री, जिसके द्वारा बच्चों को उस टॉपिक में इंटरेस्ट जगाया जाता है। हम उसके दौरान क्या है कि कोई भी वस्तु वहाँ पे दिखा सकते हैं उससे संबंधित, या चार्ट दिखा सकते हैं या कोई वीडियो वहाँ पे दिखा सकते हैं, तो बच्चों को क्या है उसमें इंटरेस्ट बना रहता है। इसके बाद है उचित सहायक सामग्री, जिसका हम अभी चर्चा कर रहे थे। देखिए वो यहाँ पर आ गया है पॉइंट कि उचित सहायक सामग्री का प्रयोग, टीचिंग एड्स का प्रयोग हर किसी लेक्चर के दौरान एक छात्र अध्यापक को करना चाहिए, या जो भविष्य में जो आप छात्र जो टीचर बन जाते हैं तो उस दौरान भी, जब छोटे छोटे बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो उस दौरान आपको टीचिंग एड्स का प्रयोग करना बहुत अनिवार्य होता है। अगला है उद्देश्य कथन की उचित व्याख्या, यानी कि जो उद्देश्य है आपके विषय वस्तु का, वो उद्देश्य आपने लिख तो दिया, मान के चलो आप श्यामपट्ट पे आपने वो उद्देश्य लिख दिया, लेकिन अगर आपने उसकी व्याख्या नहीं की कि इस उद्देश्य का क्या मतलब है, बच्चों को उद्देश्य कथन समझ में नहीं आया तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि उनको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले उसकी व्याख्या आपको बेहतर तरीके से करनी चाहिए बच्चों के सामने। अगला है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। इससे पहले सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं हम देखें, थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये जो आपके कौशल होते हैं वो कौशल क्या होते हैं। जो तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे कौशलों का प्रयोग बताया गया है। सबसे पहले ये शिक्षण कौशल जो होते हैं इनके फाउंडर भी D.W. एलन को ही माना गया है, यानी कि जो आपके सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के फाउंडर थे वही आपके कौशलों के फाउंडर यानी स्किल्स के भी फाउंडर D.W. एलन हैं। उन्होंने ही सबसे पहले इनकी संख्या को 14 बताया था कि 14 जो शिक्षण कौशल होते हैं उनका प्रयोग शिक्षण अभ्यास के दौरान किया जाता है। इसके बाद एक भारतीय शिक्षाविद आए V.K. पासी जी। V.K. पासी जी ने अपनी पुस्तक में, जो कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बिकमिंग बेटर टीचर, तो बिकमिंग बेटर टीचर के अंतर्गत उन्होंने शिक्षण कौशलों की संख्या को 13 बताया, 13, कि उन्होंने बताया कि 13 शिक्षण कौशल होते हैं जिनका प्रयोग आपको टीचिंग के दौरान करना होता है। इसके बाद आता है NCERT ने जो अपनी
नियमावली बताई है, उस नियमावली में उन्होंने बताया है कि कम से कम 7 ऐसे शिक्षण कौशल होते हैं जिन पर एक टीचर को अभ्यास करना चाहिए। अब शिक्षण कौशल कौन कौन से होते हैं, जैसे श्यामपट्ट कौशल हो गया। तो जब आप एक श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे हैं, एक ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों के सामने, तो उसका प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए, बेहतर तरीके से आप कैसा प्रयोग कर सकते हैं उसका, इसके बारे में आपको अभ्यास कराया जाता है माइक्रो टीचिंग के दौरान। जैसे आपके सामने ब्लैक बोर्ड है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपके खड़े होने का एंगल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले खड़े होने का एंगल जो होता है 45 डिग्री के एंगल पर आपको खड़ा होना होता है। क्यों? अगर आप इस तरीके से खड़े हो गए, अगर यहाँ पर आप लिख रहे हैं तो पीछे बैठे बच्चों को नहीं दिखाई देगा कि आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि लिखने के साथ साथ आप उच्चारण भी करते हैं। तो बच्चों को 45 डिग्री के एंगल पर जब इस तरीके से आप खड़े होते हैं तो बच्चों को सामने से दिखाई देता है कि आप क्या बोर्ड पर लिख रहे हैं। आपका जो चॉक होता है वो राइट हैंड में होना चाहिए और आपका जो डस्टर होता है वो आपका लेफ्ट हैंड में होना चाहिए। जब ब्लैक बोर्ड को आप साफ करते हैं तो साफ करने का भी एक तरीका होता है कि ब्लैक बोर्ड को किस तरीके से साफ किया जाता है। तो जब डस्टर से आप साफ करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर ब्लैक बोर्ड को साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो चौक की जो डस्ट होती है, अगर वो नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे तो वहां पर आप छोड़ेंगे तो वो जाके यहाँ पर उड़ जाएगी, तो इसलिए वो उड़े ना, इस वजह से ऊपर से नीचे की ओर उसको साफ किया जाता है। तो ये हो गया श्यामपट्ट कौशल। एक होता है प्रश्नावली कौशल, व्याख्यान कौशल, कई तरीके के इस प्रकार के कौशल बताए गए हैं जो एक अध्यापक के लिए बहुत जरूरी होता है। आइए अब बात करते हैं इनके सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं पर कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता माइक्रो टीचिंग समीक्षात्मक विश्लेषण की प्रभावशाली विधि है। यानी कि आपका जो विश्लेषण करना है, समीक्षात्मक विश्लेषण, जो सुपरवाइजर आपके सामने बैठा होता है वो आपका विश्लेषण करता है, तो उसके लिए एक क्या है, प्रभावशाली विधि इसको माना गया है। दूसरा पॉइंट है, यह प्रभावी शिक्षक तैयार करने के लिए प्रशिक्षण विधि है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, प्रशिक्षण की एक विधि। यानी कि जो छात्राध्यापक होता है, छात्राध्यापक किसे कहते हैं, जो आपका ट्रेनिंग को या अध्यापक का जो ट्रेनिंग कोर्स कर रहा होता है उसको छात्राध्यापक बोला जाता है। यानी कि उस समय वो छात्र भी होता है और एक अध्यापक की भूमिका भी निर्वहन कर रहा होता है, इसलिए उसको छात्राध्यापक कहते हैं। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, एक प्रशिक्षण की विधि है, यानी कि वहां पर उसको प्रशिक्षित किया जा रहा है अध्यापन कार्य के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा शिक्षण के दौरान उत्पन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों को सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है। यानी कि जब वास्तविक कक्षा में अध्यापक जब टीचिंग के लिए जाता है तो वहाँ पर क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं, कठिनाइयों की एक संभावना होती है ना कि जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो आपको इस विषय से संबंधित इस प्रकार की कठिनाई हो सकती है, तो उसका बार बार अभ्यास वहाँ पर कराया जाता है ताकि इस प्रकार की जो कठिनाई है वो आपकी पहले से ही दूर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करने वाली विधि है। समय कम, जो कि आपको पहले ही बताया गया है कि इसका समय अंतराल जो होता है 5 से 10 मिनट का समय अंतराल इसमें लिया जाता है आमतौर पर। नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रो टीचिंग सेवारत या सेवापूर्ण शिक्षकों के लिए उपयोगी है। यानी कि जो सेवारत अध्यापक हैं, जो प्रेजेंट में सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए भी आप इस विधि का यूज करके उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं, और जो रिटायर्ड टीचर हो गए हैं उनके लिए भी यह विधि उपयुक्त होती है। यानी कि उनके प्रशिक्षण के लिए भी इस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, माइक्रो टीचिंग में शिक्षक के व्यवहार में परिमार्जन कर उसे अवगत कराया जाता है जिससे कि उसमें सुधार हो सके। यानी माइक्रो टीचिंग के दौरान जो भी आपकी कमियां होती हैं आमतौर पर, उसके बारे में आपको बता दिया जाता है कि ये कमी आप कर रहे हैं तो उसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण में वीडियो टेप रिकॉर्डिंग द्वारा छात्रों की कमियों को अवगत कराया जाता है जिससे कि उनसे सुधार हो सके। अच्छा, जो माइक्रो टीचिंग की जो प्रोसेस होती है उस दौरान क्या है कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग जब आपको प्रोवाइड कराई जाती है तो उस रिकॉर्डिंग में भी आप देख सकते हैं कि जब आप शिक्षण कार्य कर रहे थे तो उस टाइम आपके अंदर कौन कौन सी कमियां थीं या कहाँ कहाँ आप में कमी नज़र आ रही थी,
या उस दौरान छात्रों की क्या हरकतें थी, तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं। तो अगले जब टर्न पर आप वहाँ पर जाएंगे तो उन कमियों को ध्यान में रखकर वहाँ पर आप जा सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, निरीक्षण छात्राध्यापक ही निर्देशक के रूप में कार्य करता है। यानी छात्राध्यापक जो सामने बैठे हुए होते हैं वो आपके साथी ही होते हैं। माइक्रो टीचिंग के दौरान जो छात्र होते हैं वो आपके साथी ही होते हैं, उन्हीं को वहाँ पर बैठाया जाता है, तो वो आपको क्या है, निर्देशित करते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण की प्रविधि है। ये क्या है, टेक्निक बोलते हैं इसको, प्रविधि कहते हैं। और लास्ट पॉइंट है, माइक्रो टीचिंग के द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है, जो कि इस समस्त प्रोसेस का एक सार है कि शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। यानी कि एक अध्यापक, मैं बता चुका हूं कि एक अध्यापक, अच्छा अध्यापक कौन है, जो तमाम प्रकार के कौशलों में दक्ष होता है, वही एक अच्छा अध्यापक होता है। तो उनके क्या, शिक्षण कौशलों का विकास इस विधि के द्वारा किया जाता है। आइए अब देखते हैं ये सूक्ष्म शिक्षण का ये चक्र जो होता है वो किस प्रकार से चलता है, यानी कि साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। उस माइक्रो टीचिंग की प्रक्रिया होती है वो एक चक्र के रूप में निरंतर चलती रहती है। वो किस प्रकार का होता है, तो सबसे पहले होता है पाठ्य योजना, यानी कि जो लेसन प्लान। आप लेसन प्लान बनाकर जब जाते हैं उसके बाद आप कक्षा में पहुंचेंगे तो वहां पर शिक्षण कार्य करेंगे। जब शिक्षण कार्य आपका संपूर्ण हो जाता है तो आपका जो सुपरवाइज़र बैठा होता है वो आपको फीडबैक देता है कि आपका शिक्षण कार्य किस तरीके का रहा है, क्या उसमें कोई कमियां रही हैं। अगर आपकी कुछ कमियां रही हैं तो आपको फिर से टीचिंग प्लान बनाना होता है। तो यहाँ पर आप मान के चलो कुछ आपकी कमियां आई हैं फीडबैक के दौरान, तो आपको फिर से पुनः पाठ निर्माण, यानी कि एक लेसन प्लान जो होता है उसको फिर से आपको बनाना पड़ता है। उन कमियों को सुधार करते हुए आपने फिर से लेसन प्लान बनाया, फिर से आप क्लास में गए, आपने फिर से टीचिंग करी, इसके बाद आपको पुनः फीडबैक प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर भी आप में फिर कुछ कमियाँ प्राप्त होती हैं तो फिर से आप फिर एक नया प्लान तैयार करेंगे। तो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते, उस स्किल में परफेक्ट नहीं हो जाते, तब तक ये साइकिल जो है चलती रहती है। तो ये होता है माइक्रो टीचिंग। थैंक यू।